भारत में इंसान सुरक्षित कहाँ है? मतलब जहां सबसे ज्यादा उम्मीद होती है कि जिंदगी वापस मिलेगी, अगर उसी जगह से मौत की खबर आए तो इससे बड़ी त्रासदी और क्या हो सकती है। ओडिशा के कटक में श्री रामचंद्र भांजा मेडिकल कॉलेज अस्पताल से ऐसी खबर आई जहां रविवार रात करीब 3 बजे अचानक आग लग गई। आग आईसीयू में लगी। वहां करीब 23 मरीज भर्ती थे। कुछ मरीज इतने कमजोर थे कि उठकर भाग भी नहीं सकते थे। नतीजा क्या हुआ? 10 मरीजों की मौत। सामान्य इमारतों में लोग भागकर अपनी जान बचा सकते हैं, लेकिन अस्पतालों में भर्ती मरीजों के पास ये विकल्प नहीं होता। 11 अस्पताल कर्मचारी भी झुलस गए। कहा जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या हर बार शॉर्ट सर्किट ही जिम्मेदार है या असली जिम्मेदार लापरवाही है अफसरों की, कर्मचारियों की, सरकारों की? क्योंकि ये पहली घटना नहीं है और शायद आखिरी भी नहीं है। सरकार का नाम लिया है तो क्या कर रही है सरकार, वो भी सुन लीजिए। वही हो रहा है जो हर बार होता है। सांत्वना दी जा रही है, मुआवजा दिया जा रहा है और जांच का शिगुफा छोड़ा जा रहा है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी अस्पताल पहुंचे, मरीजों से मिले, मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की और फिर न्यायिक जांच के आदेश दिए। जिम्मेदार पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। जांच में यह भी पता लगाया जाएगा कि क्या अस्पताल में फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल के पालन में कोई लापरवाही बरती गई थी। अब इसमें क्या पता लगाया जाएगा, कैसे जाएगा, ये तो ईश्वर जाने। बात यहाँ ये होनी चाहिए कि हादसे हो कैसे सकते हैं ऐसी जगह पर। इसमें तो सारे जिम्मेदारों की रेल लगा देनी चाहिए, पर नहीं, हर बार की तरह जांच का इंतजार होगा और तब तक लोग इस घटना को भूल चुके होंगे। घटना इसलिए इतनी गंभीर है क्योंकि ये कोई मामूली इमारत नहीं थी, अस्पताल की इमारत थी। यहाँ ऐसे लोग होते हैं जो चल भी नहीं सकते। अगर ऐसी जगह आग लग जाए तो लोग भाग कर अपनी जान नहीं बचा सकते। उन्हें स्ट्रेचर या व्हील चेयर पर ही बाहर निकाला जा सकता है, जिसका मौका यहाँ मिल नहीं पाया और इतनी मौतें हुई। और इसलिए तो अस्पतालों में इसीलिए फायर सेफ्टी को सबसे ज़्यादा अहम माना जाता है। नियम भी बने हुए हैं और व्यवस्था भी तय है, लेकिन भारत में हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है। कई अस्पतालों में फायर अलार्म या तो काम नहीं करते या सालों से उनकी जांच नहीं हुई होती। कई जगह इमरजेंसी एग्जिट गेट बंद रहते हैं। फिर फायर एक्सटिंग्विशर लगे तो होते हैं लेकिन खाली पड़े रहते हैं। कई जगह आपने भी देखा होगा। और कुछ अस्पताल ऐसे भी हैं जहां फायर सिस्टम ठीक से लगाया गया ही नहीं, यानी कागजों में सब कुछ ठीक ठाक दिखाई देता है लेकिन असलियत में बहुत कुछ भगवान भरोसे चलता है। ऐसे दावे लगातार आते रहते हैं और हकीकत में ऐसी घटनाएं होती भी रहती हैं। अस्पतालों में लापरवाही का एक बड़ा उदाहरण 2024 में दिल्ली के विवेक विहार इलाके में देखने को मिला था। यहाँ एक बच्चों के अस्पताल में आग लग गई थी, जिसमें 7 नवजात बच्चे झुलस गए थे। इस हादसे की जांच में जो बातें सामने आई और भी चौंकाने वाली थी। पता चला कि अस्पताल का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी पहले ही खत्म हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद अस्पताल चल रहा था। नर्सिंग होम को सिर्फ 5 बेड की अनुमति मिली थी, लेकिन वहां 25 से 30 बच्चों को भर्ती किया जा रहा था। नियमों के मुताबिक 5 बेड के हिसाब से जितने ऑक्सीजन सिलेंडर होने चाहिए थे, उससे कई गुना ज्यादा सिलेंडर अस्पताल में रखे गए थे। हादसे के बाद वहां से 32 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद हुए। जब शॉर्ट सर्किट हुआ तो आग तेजी से फैली और ऑक्सीजन सिलेंडरों की वजह से वो और भी भड़क गई। देखते देखते पूरा अस्पताल आग की चपेट में आ गया। ये घटना साफ दिखाती है कि कई बार हादसे अचानक नहीं होते बल्कि लापरवाही की वजह से होते हैं। अगर अस्पतालों में लगी आग की घटनाओं का एनालिसिस किया जाए तो सबसे बड़ी वजह बिजली का शॉर्ट सर्किट सामने आती है। रिपोर्ट बताती है कि अस्पतालों में लगी आग के लगभग 89% घटनाएं शॉर्ट सर्किट की वजह से होती हैं। इसके बाद ज्वलनशील रसायन और गैसों का नंबर आता है, जो करीब 4% हादसों के लिए जिम्मेदार होते हैं। एक अध्ययन में यह भी सामने आया है कि अस्पतालों में आग की घटनाएं निजी और सरकारी दोनों तरह के अस्पतालों में लगभग बराबर होती हैं। करीब 49% घटनाएं निजी अस्पतालों में और 51% सरकारी अस्पतालों में होती हैं। यानी फर्क सिर्फ नाम का है, लापरवाही दोनों जगह मौजूद है। बाकी ये तो किसी से छिपा नहीं है कि भारत के सरकारी अस्पतालों पर मरीजों का कितना दबाव भरा हुआ एकदम ज़्यादा है। कई अस्पताल अपनी क्षमता से कई गुना ज़्यादा मरीजों का इलाज करते हैं। कोविड महामारी के दौरान ये स्थिति साफ दिखाई भी दी थी। खूब पोल खुली थी। उस समय अस्पतालों के बाहर लंबी कतारें लगी थी, बेड की कमी थी और ऑक्सीजन की भारी मांग थी। मरीजों की संख्या बढ़ती रही और उसको संभालने के लिए अस्पतालों में जल्दी जल्दी नए बेड लगाए गए, नए उपकरण लगाए गए और कई जगह नए वार्ड भी बनाए गए। लेकिन बिजली व्यवस्था को उसी हिसाब से मजबूत क्या किया गया? पुरानी वायरिंग पर अचानक बहुत ज़्यादा मशीनें चलने लगी। वेंटिलेटर, मॉनिटर, एयर कंडीशनर और ऑक्सीजन मशीनों के लगातार इस्तेमाल से बिजली के तारों पर दबाव बढ़ गया।
कई जगह तार गर्म होने लगे और शॉर्ट सर्किट की घटनाएं बढ़ने लगी। ऐसे दावे तमाम रिपोर्ट्स में आ रहे हैं। सवाल ये भी है कि आईसीयू में ही अक्सर क्यों लगती है इस तरीके से आग, क्योंकि आईसीयू में सबसे ज़्यादा मशीनें चलती हैं और बिजली का इस्तेमाल भी सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा वहाँ ऑक्सीजन गैस भी लगातार मौजूद रहती है। अगर ऐसी जगह पर किसी वजह से चिंगारी निकल जाए तो आग बहुत तेज़ी से फैल सकती है। कोविड महामारी के दौरान अस्पतालों में आग की घटनाएं अचानक बढ़ गई थी। अगस्त 2020 से अप्रैल 2021 के बीच अस्पतालों में लगी आग की वजह से 93 लोगों की मौत हुई थी। जनवरी 2021 में महाराष्ट्र के भंडारा जिला अस्पताल में नवजात बच्चों की आईसीयू में आग लग गई थी, जिसमें 10 बच्चों की जान चली गई थी, आपको याद होगा। इसके कुछ समय बाद महाराष्ट्र के अहमदनगर के सरकारी अस्पताल में आग लगी और 11 मरीजों की मौत हो गई। वहीं भोपाल के एक अस्पताल में नवजात शिशु वार्ड में आग लगने से 4 बच्चों की जिंदगी खत्म हो गई थी। अस्पतालों में आग लगने की घटनाओं के पीछे सिर्फ शॉर्ट सर्किट या मशीनों की खराबी ही जिम्मेदार नहीं होती। कई बार अस्पतालों की बनावट और डिज़ाइन भी बड़े हादसों की वजह बन जाती है। भारत में इमारतों के निर्माण के लिए एक बड़ा नियम बनाया गया है, जिसे नेशनल बिल्डिंग कोड कहा जाता है। इसी कोड के तहत ये तय किया गया है कि अस्पताल जैसी इमारतों को किस तरह बनाया जाना चाहिए ताकि आग जैसी आपात स्थिति में लोगों की जान बचाई जा सके। इसमें साफ लिखा है कि अस्पतालों जैसी इमारतों में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे आग लगने की स्थिति में तुरंत अलर्ट मिल सके और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। नियमों के मुताबिक अस्पतालों में फायर अलार्म सिस्टम होना जरूरी है ताकि आग लगते ही पूरे भवन में अलार्म बज जाए और सभी को खतरे का पता चल सके। इसके अलावा हर मंजिल पर स्मोक डिटेक्टर होने चाहिए जो धुआं फैलते ही तुरंत संकेत दे दें। इसी तरह बड़े अस्पतालों में फायर लिफ्ट की भी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि दमकल कर्मी ऊपरी मंजिलों तक आसानी से पहुंच सके। इमारत के अलग अलग हिस्सों में फायर हाइड्रेंट और पानी की पाइपलाइन की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर तुरंत आग बुझाने का काम किया जा सके। इसके अलावा अस्पतालों में चौड़ी इमरजेंसी एग्जिट और सुरक्षित सीढ़ियां होनी भी जरूरी ताकि मरीजों को स्ट्रेचर या व्हील चेयर पर जल्दी बाहर निकाला जा सके। बहुमंजिला अस्पतालों की ये भी जरूरी बताया गया है कि इमारत के अंदर सही वेंटिलेशन और स्मोक आउटलेट की व्यवस्था हो। इसका मतलब ये है कि अगर कहीं आग लगे या और धुआं फैलने लगे तो वो इमारत के अंदर जमा ना हो बल्कि बाहर निकल जाए, क्योंकि कई बार आग से ज़्यादा खतरा धुएं से होता है जो लोगों को सांस लेने तक नहीं देता। कागजों पर देखें तो ये सारे नियम आपको मौजूद नजर आएंगे और लगभग हर राज्य में इन्हें लागू करने की बात भी कही जाती है, लेकिन असली समस्या तब शुरू हो जाती है जब इन नियमों को जमीन पर लागू करने की बारी आती है। कई अस्पताल इन सुरक्षा नियमों को पूरी तरीके से पालन नहीं करते। कई बार लागत बचाने के लिए डिजाइन समझौता कर लिया जाता है। सरकारी अस्पतालों में तो स्थिति बहुत अलग नहीं है। अक्सर बजट की कमी या सस्ती योजना की वजह से ऐसी डिज़ाइन को मंजूरी दे दी जाती है जिसमें सुरक्षा से जुड़े कई चीज़ें अधूरी रह जाती हैं। अब आते हैं मेन समस्या पर, जो कि है निगरानी। नियम तो बने हुए हैं लेकिन ये देखने वाला कोई नहीं होता कि अस्पताल वास्तव में वो नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। कई जगह फायर विभाग से एनओसी तो मिल जाती है लेकिन उसके बाद सालों तक कोई सही तरीके से जाँच नहीं होती और यहीं पर आती भूमिका सरकारों की, सरकारी अफसरों की। वो क्या करते हैं, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं, ये भी जांच का विषय है। इस पर भी सरकारों को और जिम्मेदारों को और नेताजी लोगों को जिनको हम चुन के भेजते हैं उनको ध्यान देना चाहिए। अब आप कहेंगे समाधान क्या है? अगर इन हादसों को रोकना है तो सबसे पहले अस्पतालों की बिजली व्यवस्था पर गंभीरता से ध्यान देना होगा। वायरिंग और बिजली उपकरणों की नियमित जांच जरूरी है। हर अस्पताल में फायर सेफ्टी ऑडिट अनिवार्य होना चाहिए। अस्पतालों में नियमित फायर ड्रिल भी होनी चाहिए ताकि कर्मचारियों को पता हो कि आग लगने की स्थिति में मरीजों को कैसे सुरक्षित बाहर निकाला जाए। इसके साथ ही अस्पतालों की क्षमता के अनुसार ही मरीजों को भर्ती किया जाना चाहिए ताकि सुविधाओं पर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव ना पड़े। तो उड़ीसा की घटना ने एक बार फिर वही सवाल खड़ा कर दिया है कि कब तक लोग अस्पताल में इलाज के लिए जाएंगे और मौत की खबर बनकर लौटेंगे। हर हादसे के बाद जांच होती है, मुआवजे की घोषणा होती है और कुछ बयान दिए जाते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद सब कुछ फिर पहले जैसे हो जाता है और फिर किसी दिन अचानक एक और अस्पताल में आग लग जाती है। अगर अस्पताल ही सुरक्षित नहीं होंगे तो फिर सुरक्षित जगह कहाँ होगी, क्योंकि अस्पताल वही जगह है जहाँ इंसान अपनी आखिरी उम्मीद लेकर जाता है और अगर वही जगह आग के खतरे में बदल जाए तो ये सब एक हादसा नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी नाकामी है। और फिलहाल ये नाकामी उड़ीसा के मोहन चरण मांझी और उनकी सरकार के हिस्से आई है और इससे जांच के नाम पर दबाया ना जाए तो ही ठीक है। गुनहगारों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और इससे सबक पूरे हिंदुस्तान के अस्पतालों और जिम्मेदारों को लेना चाहिए। ऑडिट करवाते रहें अस्पतालों का, देखभाल लें कि कहीं सब राम भरोसे तो नहीं पड़ा है, जो कि ज़्यादातर मिल भी जाता है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में आप ऐसी खबरें देखते होंगे। आपका क्या सोचना है इस पूरी तरीके से जो घटना हुई है और जो अस्पतालों की, जो भारत के स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल है, उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं। मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ। इसके लिए रिसर्च की थी हमारी साथी खुशबू ने और कैमरे के पीछे हैं सुधांशु। शुक्रिया।